हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानट। जैसे कि यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें आज हम डील करने वाले हैं अपना यूनिट 6 का बी सेक्शन। राइट, इससे पहले हम लोगों ने यूनिट 6 का ए सेक्शन डील किया हुआ है, तो जिन लोगों ने भी वीडियोस को नहीं देखा हो वो जाके उसको देख लें। एंड आपकी 2-3 दिन से वीडियोस नहीं आ पा रही थी बिकॉज मेरे माउथ में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रखा था, अभी भी है लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर है। तो आज आवाज़ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, प्लीज़ मैनेज करिएगा उसे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, जब आप सिलेबस को देखोगे तो वहाँ पे आपको दे रखा होगा 2 कंसेप्ट दे रखे हैं, ठीक है। वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स में ही मीनिंग ऑफ कंसेप्ट एंड कंस्ट्रक्ट, उसके बाद वेरिएबल दे रखा है, फिर टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बारे में बात किया है। तो ये कंसेप्ट और कंस्ट्रक्ट से आपके क्वेश्चंस आए भी हुए हैं पीवाईक्यू में, मैं कराऊंगी तो देखना वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंसेप्ट होता क्या है, ठीक है। कंसेप्ट को ऐसे समझ सकते हो कि जो हम किसी चीज़ का एक कंसेप्ट फॉर्म कर लेते हैं, मतलब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ, इवेंट हुआ, है ना, उसकी जो भी उसका जो मीनिंग होता है, उसका जो करेक्टरिस्टिक्स होता है, उसका एक जो कलेक्शन हम बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, वो क्या होता है, हमारा कंसेप्ट होता है। लाइक कोई रन कर रहा है तो ये क्या है, एक कंसेप्ट फॉर्मेशन है, जहाँ पे अगर कोई हमारे पास से तेजी से निकलेगा तो हम क्या कह देंगे, क्या कहेंगे हम, ये कि ये रनिंग कर रहा है, ठीक है। कोई वॉक कर रहा है, ठीक है, तो रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक ये कंसेप्ट है। रन करना, वॉक करना, क्रॉलिंग करना, जब छोटे बच्चे क्रॉल करते हैं तो आपको कैसे पता वो क्रॉलिंग है, क्योंकि आपने वो कंसेप्ट फॉर्म किया। कंसेप्ट फॉर्म करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कलेक्शन होता है मीनिंग का, करेक्टरिस्टिक्स का, जो एसोसिएटेड होते हैं किसी इवेंट के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, या फिर किसी सिचुएशन के साथ, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा कंसेप्ट होता है, ठीक है। कंसेप्ट कहने का मतलब क्या है कि पूरा एक हम वाइडर पिक्चर देखते हैं किसी चीज का, किसी फिनोमिना का, ठीक है। जहाँ पे सेम करेक्टरिस्टिक्स वाले जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एक ग्रुप में फॉर्म कर देते हैं। यहाँ पे क्या होंगे, सेम करेक्टरिस्टिक्स वाले होंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, एक ये कंसेप्ट फॉर्म हो जाएगा कि ये क्रॉलिंग है, ठीक है, ये स्किपिंग है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये कंसेप्ट है, ठीक है। ये सब क्या है, कंसेप्ट है, ठीक है। और इसके अलावा जो कंसेप्ट होता है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कंसेप्ट कैसा एब्स्ट्रैक्ट होता है, ये लोअर ऑर्डर एब्स्ट्रैक्ट होता है। दूसरी बात, ये कंक्रीट होता है, वी कैन सी, ठीक है, हम इसको देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं, ठीक है। कोई रन कर रहा है, ठीक है, कोई वॉक कर रहा है तो हम इसको देख सकते हैं ना, हम बता सकते हैं ये टेंजिबल है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आपका कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट एक लोअर ऑर्डर एब्स्ट्रैक्ट है, उसके अलावा ये कंक्रीट है ना। और कंसेप्ट कहने का मतलब क्या होता है, जहां पे जनरली कलेक्शन होता है किसी भी सिचुएशन का जो मीनिंग है, या फिर ऑब्जेक्ट का जो मीनिंग है, या फिर उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कुछ उसके साथ एसोसिएटेड है, जिससे हम उसको क्लासिफाई कर पाते हैं उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, उस इवेंट को, वो क्या होता है, कंसेप्ट होता है, जिसके थ्रू एक कंसेप्ट बना पाते हैं। राइट, तो ये क्या होता है, हमारा कंसेप्ट होता है। क्लियर है, आवाज में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं कंस्ट्रक्ट। अब यहीं से आपका वेरिएबल भी निकल के आया, आगे भी देखेंगे। कंस्ट्रक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसा होता है, हायर ऑर्डर एब्स्ट्रैक्ट होता है, पहली बात, ठीक है। इसको हम देख नहीं सकते, कैन नॉट बी सीन, ठीक है। ना हम इसे देख सकते हैं, ना हम इसे सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसा होता है, हायर ऑर्डर एब्स्ट्रैक्ट होता है। जैसे टीचर की इफेक्टिवनेस है, वो क्या है, क्या आप उसको देखो, मतलब उसको, मतलब वो कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट है ना। किसी की पर्सनालिटी है, किसी की इंटेलिजेंस है ना, किसी के बिहेवियर को एक्सप्लेन करना है आपको, आपने उसके बिहेवियर में क्या ऑब्जर्व किया, तो वो सब क्या है, आपका कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। अ कंस्ट्रक्ट इज एन एब्स्ट्रैक्शन दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली। एक मेजर डिफरेंस ये भी है, इसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं डायरेक्टली, कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली, है ना। अपनी कॉपी में नोट कर लेना। इसके अलावा ये कैन नॉट बी ऑब्जर्व, ठीक है, कैन नॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली। किसी के बिहेवियर को क्या आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पाओगे, नहीं, ठीक है। लेकिन आप ये जो एब्स्ट्रैक्ट हो, ये जो कंस्ट्रक्ट है, उसकी हेल्प से आप उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, उसकी इंटेलिजेंस को देख करके, उसकी पर्सनालिटी को देख करके, उसकी टीचर की इफेक्टिवनेस को देख करके आप एक्सप्लेन कर पाओगे ना कि उसका पर्सनालिटी कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट करके क्वेश्चन आया हुआ था आपका, ठीक है।
इसे हम लोग हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करती हूँ यहाँ तक चीजें आप लोग को क्लियर होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये जो चीजें निकल के आई हैं कि ये हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, और ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, ये इसे हम लोग कैन नॉट बी सीन, इसे हम देख नहीं सकते हैं, कैन नॉट बी सीन। ठीक है, तो यहीं से आपका वेरिएबल का टर्म निकल के आता है, जो वेरिएबल है आपका वो यहीं से निकल के आता है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब होता है समथिंग और कंडीशन दैट वरीज। सिंपल सी बात है, कोई वेरिएबल, वेरिएबल को समझ सकते हो, वेरी, कैसे समझ पाओगे? वेरी करना मतलब कोई चीज अपनी क्वांटिटी में, अपनी वैल्यू में जब वेरी कर रही होती है, ठीक है, उसमें चेंजेस आ रहे होते हैं। ठीक है, किसी चीज में जब चेंजेस आ रहे हो, कोई दो वैल्यूज है उनके बीच में जब चेंजेस हम लाते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? वेरिएबल्स होते हैं। वो क्या होता है? वेरिएबल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन अ स्टडी ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सेल्फ स्टीम ऑफ एडोलसेंट इन इंडिया, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सेल्फ स्टीम कैन बी टर्म एज अ वेरिएबल। देखो, एक एग्जाम्पल लिया है कि अब देखो, जब आप लोग रिसर्च प्रपोजल लिखोगे या फिर डिजिटेशन वगैरह लिखोगे वहाँ पे, तो वहाँ पे वेरिएबल आता है कि आपके कितने वेरिएबल्स थे, ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, आप अपनी सिनॉप्सिस में लिखोगे इस चीज को। तो इन अ स्टडी इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, एक स्टडी में इमोशनल इंटेलिजेंस और जो सेल्फ स्टीम है एडोलसेंट का, कहाँ पे? इंडिया में। ठीक है, उसके बारे में स्टडी किया जा रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ स्टीम। ठीक है, एडोलसेंट का जो सेल्फ स्टीम है उसके बारे में स्टडी किया जा रहा है। ठीक है, तो जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस ये पहला वेरिएबल है और सेल्फ स्टीम ये दूसरा वेरिएबल है। ठीक है, अब इनको हमें क्या कराना है? वेरी कराना है। इनके बीच में हमें रिलेशनशिप फॉर्म करना है, इनके बीच में मतलब इनको हमको स्टडी कराना है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे हम देखेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट पे देखेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा? इनकी वैल्यू वेरी करेंगी, तो ये होता है वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन चेंज, कोई ऐसी चीज जिसको हम चेंज कर सके। a quantity that may have a number of different values। अब जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस चेक करेंगे तो ऐसा तो नहीं कि हमें एक ही एस्पेक्ट को लेके बात करेंगे, उसका फिजिकल देखेंगे, है ना, उसका पर्सनालिटी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, उसका डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को लेके यहाँ पे देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को लेके देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यही होता है आपका वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है, वेरिएबल में क्या होती है? दो वैल्यूज होती है, एटलीस्ट दो से ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है, दो से ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे, वहाँ पे डिफरेंट होती हैं। ठीक है, एटलीस्ट टू तो होनी चाहिए, एक वेरिएबल नहीं होता है। आप लोग का अभी भी एमएड वगैरह में अगर आप लोग कर रहे होगे तो वहाँ पे देखते होगे टीचर्स बोलते होंगे कि दो वेरिएबल ले लो, पीएचडी में जाके फिर दो से बढ़ाना। लेकिन अभी फिलहाल इनिशियल स्टेज पे आपको दो वेरिएबल लेने चाहिए, है ना। तो ये होता है आपका वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स को हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्या है? एक इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बी ऑब्जर्वेबल, मतलब जो वेरिएबल के वैल्यूज हो उसको ऑब्जर्व किया जा सके, उसको स्टडी किया जा सके, ऑब्जर्वेबल होनी चाहिए। ठीक है, कैन बी स्टडी, उसको स्टडी कर सके। ठीक है, तो ये होता है आपका वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक डाइस है ना, लूडो वाला जो डाइस होता है, उसके जो आउटकम्स आते हैं जब इसको थ्रो करते हो तो 6 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हम इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना, ये क्या है? इसको हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या कर रही है? वेरी कर रही है, वहां पे 6 पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक है, तो ये होता है वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? सिंपल सा एक अगर शब्द में समझाऊं, वेरी करना। ठीक है, समथिंग दैट कैन बी वेरी, समथिंग दैट कैन बी चेंज। ठीक है, इन देयर क्वांटिटी, इन देयर वैल्यूज, नंबर, है ना, वो क्या होता है? वेरिएबल्स होता है। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो गया? एक मिनट। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक चीजें आप लोग को क्लियर होंगी। किसी को क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। कहाँ गया? अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल की बात करते हैं। जब अपने सिलेबस में आप देखोगे तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स दे रखे हैं, मॉडरेटर दे रखा है, एक्सट्रीनियस दे रखा है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कई सारे दे रखे हुए हैं। लेकिन जब वेरिएबल्स की भी अपनी एक टाइपोलॉजी होती है। ठीक है, दो टाइपोलॉजी में इसको क्लासीफाई किया जाता है, एक होता है कैटेगोरिकल वेरिएबल एंड एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। आप लोग अगर पीवाईक्यू पहले से सॉल्व कर रहे होगे तो आप देखा होगा आप लोगों ने कि कैटेगोरिकल वेरिएबल के बारे में बार बार
करके आता है कि कैटेगोरिकल वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो एक होता है कैटेगोरिकल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब ये जो कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं उसमें क्या क्या आता है, नॉमिनल होता है, ऑर्डिनल होता है, डिकोटोमस होता है, पॉलीकोटोमस होता है ना। और जो कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस जो वेरिएबल होते हैं वहाँ पे इंटरवल वेरिएबल होता है, रेशियो वेरिएबल होता है, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में क्या आता है, मॉडरेटर, ठीक है, मॉडरेटिंग वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल एंड एक्सट्रीनियस वेरिएबल, ठीक है। अब सबसे पहले समझो कि कैटेगोरिकल वेरिएबल कौन कौन से होते हैं आपके, है ना। और कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक चीज यहाँ पे और लिख लो, ये जो इंटरवीनिंग और एक्सट्रीनियस वेरिएबल होते हैं, ठीक है, मतलब एक तरीके से ये जो आपके कंफाउंडिंग, यहाँ पे मैं लिखना रह गया था, अपनी कॉपी में लिख लेना इसे, ये जो कंफाउंडिंग वेरिएबल होते हैं, ठीक है, इनके ये दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंटरवीनिंग वेरिएबल, है ना, और एक होता है आपका एक्सट्रीनियस वेरिएबल। तो अपनी कॉपी में ऐड ऑन कर लेना, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। अब इसकी ही दो टाइप है ये, ठीक है, कंफाउंडिंग वेरिएबल का, एक इंटरवीनिंग वेरिएबल है, एक एक्सट्रीनियस वेरिएबल है, ठीक है। आगे में भी देखेंगे इसको। अब कैटेगोरिकल वेरिएबल की बात करते हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल कौन से होते हैं, इन्हें डिस्क्रीट वेरिएबल भी बोलते हैं। कौन से वेरिएबल बोलते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल, मतलब इनका ये कैसे होते हैं, फाइनाइट होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, फाइनाइट होते हैं, लिमिटेड नंबर होते हैं इसमें, ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, हमारे कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, लिमिटेड कैटेगरीज होती हैं, इसमें क्या होता है, लिमिटेड कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। लेकिन जब कंटिन्यूअस वेरिएबल की हम बात करते हैं तो वहां पे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस जो वेरिएबल होते हैं वहां पे इनफिनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल कैन बी मेजर्ड बाय स्केल सच दैट द सबसेट और ग्रुपिंग और आर डिफरेंट फ्रॉम ईच और वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, डिग्री, लेवल और मंथ। मतलब ये सिंपल सी ऐसे समझो, जब कंटिन्यूअस वेरिएबल की हम बात करते हैं, जब कैटेगोरिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, फाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, फाइनाइट नंबर होते हैं। लेकिन जब कंटिन्यूअस में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं, इनफिनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है, इनफिनाइट नंबर्स होते हैं। कैसे, जैसे कंटिन्यूअस में बात करेंगे तो क्या हो सकता है, 1.1 हो सकता है ना, 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, 1.4 हो सकता है, सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे हम जब बात करते हैं डिस्क्रीट में तो 1 2 3 4 5, है ना, तो यहाँ पे लिमिटेड नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या, ये वेरी कर सकते हैं, दे वेरी ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड along एन ऑर्डर कंटिन्यूअस, सच एन वेरिएबल कैन टेक एन इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो ये होते हैं आपके कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो कैटेगोरिकल वेरिएबल को हम लोग डिस्क्रीट वेरिएबल भी बोलते हैं, जो कैसे होते हैं, लिमिटेड नंबर्स होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स होते हैं। जब कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो यहाँ पे इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की। अगर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की हम बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होते हैं ये क्या होते हैं, कॉज होते हैं, ये क्या होते हैं, कॉज होते हैं, ठीक है। मैं की पॉइंट में ही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे कहीं पे भी अगर कॉज लिख के आ रहा है तो आप समझ पाओ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनफिनाइट नंबर लिख के आ रहा है तो समझ पाओ कंटिन्यूअस वेरिएबल है, अगर कैटेगोरिकल वेरिएबल लिख के आ रहा है तो डिस्क्रीट लिखा हो या फिर फाइनाइट लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज लिखा हो, ठीक है, या फिर फाइनाइट नंबर लिखा हो, तो वो कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं। उसी जगह जब इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो वहां पे कॉज होता है, ये क्या होता है, कॉज होता है। डिपेंडेंट की बात करते हैं तो ये क्या होता है, आपका इफेक्ट होता है, ये क्या होता है, इफेक्ट होता है। जो भी कॉज होता है उसका इफेक्ट हम कहाँ पे देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पे बोलते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे होते हैं, आपके ट्रीटमेंट वेरिएबल भी होते हैं। आजकल अभी जो पिछले कुछ एग्जाम्स हुए हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट वेरिएबल के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रीटमेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अपनी कॉपी में लिख लेना, अगर ट्रीटमेंट वेरिएबल की बात करें तो वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही होते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कंट्रोल वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है।
क्लियर है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल हो गए हैं जहां पे हम वेरिएबल, जो भी वेरिएबल में कॉज हो रहा है, ठीक है, जो वेरिएबल में हम ट्रीटमेंट जो भी दे रहे हैं उसको, ठीक है, वो होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जहां पे हम उसका इफेक्ट देखते हैं, जहां पे हम उसका इफेक्ट देखते हैं। टीचर क्या है, टीचर इंडिपेंडेंट है, टीचर के मेथड्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को यूज कर सकता है। और बच्चे क्या है, डिपेंडेंट है, बच्चे वो टीचर, जो बच्चे होंगे उन पे हम क्या देखेंगे, जो मेथड्स का टीचर ने यूज किया है उसका इफेक्ट हम कहाँ पे देख पाएंगे, बच्चों पे देख पाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं आपके, जहां पे हम लोग इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी भी हुई है, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अ कॉज, इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर वेरिएबल इन योर स्टडी, ठीक है। Dependent variable is an effect and its value depend on the change or on change in the independent variable। जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस लाते हैं उसका इफेक्ट हम कहाँ पे देखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पे वेरिएबल्स आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज रह गया, इधर आ जाओ, ये कंटिन्यूअस हो गया। आपको ये बताना है कि मॉडरेटर वेरिएबल कौन से होते हैं, है? ये वाली चीजें देख लो। कहाँ गया, ठीक है। देखो, नॉमिनल वेरिएबल वो होते हैं जहाँ पे कैटेगरीज होती हैं, मैं की पॉइंट में आपको बता रही हूँ ये, ठीक है। ऑर्डिनल वेरिएबल वो होते हैं जैसे कैटेगरीज में क्या हो गया, मेल हो गया, है ना, फीमेल हो गया, ठीक है। उसके अलावा किसी का नेम आपने लिख दिया, है ना, तो ये क्या होते हैं आपके नॉमिनल वेरिएबल्स होते हैं। ऑर्डिनल वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जहाँ पे आप रैंक करते हो, ठीक है, ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर्स में आप डिवाइड कर देते हो, ठीक है, वो होते हैं ऑर्डिनल वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं डाइकोटोमस। डाइकोटोमस कहने का मतलब होता है टू वेरिएबल्स, ठीक है। डाइकोटोमस कहने का मतलब है ओनली टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल से ज्यादा नहीं, ठीक है, जिसे हम लोग बाइनोमियल वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ये अपनी कॉपी में लिख लेना, बाइनोमियल वेरिएबल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स ही लिए जाते हैं। लाइक कॉलेज ग्रेजुएट हो गए, ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लो, जो कॉलेज ग्रेजुएट है, पहला वेरिएबल ये हो गया। दूसरा वेरिएबल क्या हो गया आपका, कॉलेज ग्रेजुएट वर्सेस नॉट कॉलेज ग्रेजुएट ले लो, ठीक है, नॉट कॉलेज ग्रेजुएट, ठीक है, कॉलेज ग्रेजुएट वर्सेस नॉन कॉलेज ग्रेजुएट, जो स्टूडेंट्स हैं उनका हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ये कैसे हो गया आपके डाइकोटोमस हो गए ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, फिर बात करते हैं पॉलीकोटोमस। पॉलीकोटोमस का कहने का मतलब क्या है, मोर देन टू वैल्यूज। यहाँ पे क्या आता है, मोर देन टू वैल्यूज, ठीक है, मोर देन टू वैल्यूज मतलब रिलीजियस प्रेफरेंस देना किसी को, ठीक है, तो ये कैसा है, एक तो हो नहीं सकता, बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। किसी को प्रोटेस्ट करना, ठीक है, प्रोटेस्ट करने के लिए, तो वो सब क्या है, पॉलीकोटोमस है। जहाँ पे मोर देन टू वेरिएबल्स होंगे वो पॉलीकोटोमस है, और जहाँ पे दो वेरिएबल्स होंगे वो आपके कैसे होते हैं, आपके डाइकोटोमस वेरिएबल होते हैं। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं कि इंटरवल वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जो कुछ अंतराल पे होते हैं, कुछ इंटरवल्स पे होते हैं, ठीक है, वो इंटरवल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। रेशियो वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जो रेशियोज में दिए जाते हैं, ठीक है। इसका जब भी आगे हम लोग PYQ करेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन से आप समझ पाओगे कि रेशियो वेरिएबल में यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो की बात की जाती है, यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो की बात की जाती है, यहाँ पे ट्रू पॉइंट आता है, ठीक है, ट्रू जीरो यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे ट्रू जीरो नहीं आता है, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपका पूछा गया हुआ है, ठीक है। रेशियो वेरिएबल जो होता है वहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो होता है, ट्रू जीरो होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, अब बात करते हैं ये जो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हैं। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को अभी मैंने बताया कि ये दो टाइप के होते हैं, एक इंटरवेनिंग होते हैं, एक एक्सट्रीनियस होते हैं। कंफाउंडिंग वेरिएबल वो होते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब कंफाउंडिंग से कहने का मतलब क्या है, ये वेरिएबल्स जो होते हैं, ठीक है, ये कंफ्यूजिंग वेरिएबल होते हैं, कंफ्यूजिंग वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है, और इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंसेस डिपेंडेंट वेरिएबल,
डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं आपके, ठीक है, कि इंडिपेंडेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर डिपेंडेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं इनको ये इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्हें कंफ्यूजिंग बोलते हैं। जो भी आपका आउटकम आ रहा है, ठीक है, वहां पे ये क्या करते हैं, इनका जो मतलब इफेक्ट होता है ना, मे बी कंफ्यूज विद द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, उसका जो, इसको एक बार मैं यहाँ पे बता रही हूँ, इसको कन्फर्मिंग का यहाँ पे लिख लो, पॉइंट में ही लिख लो इसको, एक मिनट। Confounding variables are those aspects of study sample that may influence the dependent variable. इसको ऐसे लिखो, influence the dependent variable। जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उनको ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आउटकम जो होते हैं, आपके आउटकम्स जो आते हैं, ठीक है, उनको ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। अब इसका जो इफेक्ट होता है इसे हम लोग कंफ्यूजिंग वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है आपका, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो इफेक्ट है, ठीक है, इफेक्ट है, उसको क्या करते हैं, उसको कंफ्यूज करते हैं। अब मतलब जो भी इफेक्ट होता है ना, इसे कंफ्यूज करते हैं विद द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट आया हुआ है उसके साथ ही क्या करते हैं, कंफ्यूजन को क्रिएट करते हैं, उसके साथ ही क्या करते हैं, कंफ्यूजन को क्रिएट करते हैं। तो ये होते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल, जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को। डिपेंडेंट वेरिएबल को ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, जो भी इंडिपेंडेंट, जिसकी वजह से जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट आता है उसके साथ ये क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये होते हैं आपके कंफाउंडिंग वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल जो होते हैं आपके, ये जो कैसे होते हैं, मतलब जैसे इसको बोल सकते हो कि ये बीच में रहते हैं, इंटरवीन करते रहते हैं, मतलब कहते नहीं है, बीच में इंटरफेरेंस करते रहते हैं, ठीक है, बीच में रहते हैं, ठीक है। जिसे बोला जाता है कि इंटरवीनिंग वेरिएबल्स आर हार्ड इफ नॉट पॉसिबल टू ऑब्जर्व बिकॉज दे यूजुअली हैव टू डू विद एन इंडिविजुअल फीलिंग। मतलब इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। ये होते हैं, किसी की फीलिंग्स हैं, ठीक है, आप किसी चीज को स्टडी करने जा रहे हो किसी पीपल की, तो उसकी फीलिंग्स जो होंगी, ठीक है, उसका फैटिक, जो उसका डर होगा, उसका जो एक्साइटमेंट होगा, तो ये सब क्या है, आपके इंटरविनिंग वेरिएबल्स है। ये सब क्या है, आपके इंटरविनिंग वेरिएबल्स है, ठीक है। इन्हें हम लोग बोलते हैं हस्तक्षेप करने वाला चर, ठीक है, हस्तक्षेप करने वाला चर। क्योंकि जब भी हम आमतौर पे जब किसी को स्टडी करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उनकी फीलिंग भी आती है, ठीक है। आप जब गए हो किसी ग्रुप में स्टडी करने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ जितना वो जो वो बोल रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स इन्वॉल्व होंगी ना, उनका परसेप्शन भी होगा। हो सकता है कुछ वहाँ पे जो सैंपल हों वो थके हुए हों, तो वो भी थकान भी वहाँ पे आती है, कुछ बहुत एक्साइटेड हो डेटा को देने में, है ना। तो ये वाली सारी चीजें तो ये कैसे होते हैं, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, दैट कैन नॉट बी मेजर, ठीक है। इन्हें हम लोग मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते इसे, ठीक है, कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व, ठीक है, कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व, ठीक है। एक्सट्रीनियस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो बाहरी वेरिएबल है, इसे हम क्या बोलते हैं, बाहरी चर, ठीक है, जिसे they are more readily observed और measured and thus more easily controlled। मतलब ये ऑब्जर्व, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, they are more, अपनी कॉपी में लिख लेना, they are more, अब मैं समझा भी दे रही हूँ, रीडली ऑब्जर्व, इसको हम लोग ऑब्जर्व भी कर सकते हैं एंड कंट्रोल भी कर सकते हैं, तो ये कैसे होते हैं, एक्सट्रीनियस वेरिएबल होते हैं। ये कैसे होते हैं, एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स होते हैं। क्लियर है। इंटरविनिंग वेरिएबल वो होते हैं जो जिसे हमें ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आप किसी की फीलिंग, उसके अंदर उसका परसेप्शन क्या है उसकी फीलिंग क्या है, वो थका है, वो नहीं थका है ना, ये चीजें आप ऑब्जर्व तो नहीं कर सकते हो ना, लेकिन वो जब डेटा आपको दे रहा होगा तो वो सारी चीजें वहां पे शामिल होंगी, ठीक है। तो वो क्या होता है, इंटरविनिंग वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। एक्सट्रीनियस वेरिएबल कौन से होते हैं, जो बाहरी चर होते हैं, जिन्हें हम लोग
ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आ जाओ। एक मिनट, एक मिनट रुकना। नेक्स्ट आ जाओ इधर, ये हो गया ना, एक मिनट का टाइम देना मुझे। मैंने एक चीज निकाला था आप लोगों के लिए, शायद मुझे की पॉइंट में था वो, एक्चुअली है नहीं, चलो ठीक है फिर रहने देते हैं, ठीक है, वो मुझे लग रहा है कहीं मिस हो गया मुझसे। चलो ठीक है, उसके अलावा ये हो गया ना इंटरवेनिंग मॉडरेटर, हाँ ये बचा है, इसे लिख लो। इसे सेकेंडरी वेरिएबल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेरिएबल, ठीक है, सेकेंडरी वेरिएबल भी बोलते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं कैन नॉट बी कंट्रोल, ठीक है, कैन नॉट बी कंट्रोल और मेजर्ड डायरेक्टली, ठीक है, लेकिन इनका एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट होता है किसके ऊपर, हमारे आउटकम के ऊपर, ठीक है, ये कैसे होते हैं, मॉडिफाइंग वेरिएबल होते हैं जो इंटरवेन करते हैं बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, मॉडरेटर जो वेरिएबल होते हैं वो कैसे वेरिएबल होते हैं, दीज मॉडिफाइंग वेरिएबल इंटरवेन बिटवीन द, ये इंटरवेन करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, जिसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही हम इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन इनका इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है हमारे आउटकम के ऊपर, ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, मॉडरेटिंग वेरिएबल्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, जिन्हें हम लोग सीधे नियंत्रित या फिर जिन्हें हम माप नहीं सकते, जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनका जो इफेक्ट होता है, इनका जो इफेक्ट पड़ता है वो इम्पोर्टेंट होता है हमारे आउटकम की तरफ के ऊपर, ठीक है, तो ये होते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल्स, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीजें? अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे एक चीज और पूछी गई है आपकी, मुझे अभी याद आया, अपनी यहाँ पे लिख लो, मैं ब्लैक स्क्रीन पे बता दे रही हूँ कि ये जो एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स होते हैं, ये पूछा हुआ है आपका, ठीक है, इनको हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोलिंग एक्सट्रीनियस वेरिएबल, अभी हमने बोला ना कि एक्सट्रीनियस वेरिएबल कैसे होते हैं, जिनको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड कंट्रोल्ड, ठीक है, कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड कंट्रोल्ड, बट अब इसे हम कंट्रोल कैसे कर पाएंगे, आप वेरिएबल की स्टडी कर रहे हो, उसमें क्या आते हैं, एक्सट्रीनियस वेरिएबल आ गया आपका, ठीक है, अब उसको आपको क्या करना है, उसको मतलब उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है, कैसे करोगे आप, सबसे पहले रिमूविंग द वेरिएबल, आप वेरिएबल को रिमूव करो, रिमूविंग द वेरिएबल, ये पूछा हुआ अपनी कॉपी में लिख लेना, रिमूविंग द वेरिएबल मतलब क्या करो, जो वेरिएबल है, ठीक है, जिनको आप कंट्रोल करना चाह रहे हो उनको एलिमिनेट कर दो पूरी तरीके से, जो वेरिएबल्स को आप कंट्रोल करना चाह रहे हो उनको आप क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। उसके अलावा रैंडमाइजेशन, जो भी सैंपल है उसको रैंडमाइजेशन कर दो उसका, ठीक है, तीसरी बात मैचिंग केसेस, ठीक है, मैचिंग केसेस ले आओ यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एरर आ रहा है वो आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, तो ये चीज अपनी कॉपी में लिख लेना कि कैसे कंट्रोल करते हैं, सबसे पहले वेरिएबल को रिमूव करा दो, मैचिंग केसेस का यूज कर लो, रैंडमाइजेशन का यूज कर लो, मैचिंग केसेस कहने का मतलब क्या है, जहाँ पे व्हेन रैंडमाइजेशन इज नॉट फीजिबल, ये केस तब होगा, कब होगा, जब रैंडमाइजेशन फीजिबल नहीं होगा, ठीक है, जब रैंडमाइजेशन फीजिबल नहीं होगा, एग्जाम्पल देयर आर टू फ्यू सब्जेक्ट्स,
ठीक है, बहुत कम सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स नहीं है आपके पास। रैंडमाइजेशन कब होता है? जब लार्जर पॉपुलेशन होती है ना, जब लार्जर पॉपुलेशन होगी तभी तो रैंडमाइजेशन यूज कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास बहुत कम सब्जेक्ट है, उस केसेस में आप क्या करोगे? मैचिंग केसेस का यूज करोगे, पेयर को सेलेक्ट करोगे। ठीक है, सेलेक्टिंग ऑफ पेयर, सेलेक्टिंग ऑफ पेयर, वहां पे आप क्या करोगे? पेयर को सेलेक्ट करोगे। ठीक है, अगर आपका रैंडमाइजेशन फीजिबल नहीं होता है, उस केस में आप मैचिंग केसेस का यहाँ पे यूज करोगे। सबसे पहले तो क्या करोगे? वेरिएबल को रिमूव करा के देख लोगे। अगर जिस वेरिएबल को आप कंट्रोल करना चाह रहे हो उसको रिमूव कराने से काम हो सकता है, एक्सट्रीनियस वेरिएबल कंट्रोल हो सकता है, तो आप पहले वो करोगे। अगर नहीं होता तो आप रैंडमाइजेशन का यूज कर सकते हो, अगर लार्जर पॉपुलेशन है आपके पास। अगर लार्जर पॉपुलेशन नहीं है आपके पास, कुछ सब्जेक्ट्स ही हैं आपके पास, तो वहां पे आप मैचिंग केसेस का यूज कर सकते हो, है ना। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाओ, हाइपोथेसिस की बात करते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है? अगर किसी को दिक्कत लग रही हो, ठीक है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, कहीं नहीं जाता 2 नंबर यहाँ से। ठीक है, तो इसलिए अगर लगता है कि आपको कुछ अभी समझने में दिक्कत है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं नेक्स्ट जो सेशन होगा वहां पे फिर से इसको रिवाइज करा दूंगी एक बार। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, हाइपोथेसिस की बात करते हैं। जो हाइपोथेसिस है, एक मिनट, वो दो शब्द से मिलकर बना है, हाइपो प्लस थीसिस। ठीक है, हाइपो प्लस थीसिस, यही तो ये पूरा आपका की पॉइंट है। ये जो स्लाइड है पूरा की पॉइंट लिखा हुआ है। हाइपो का मतलब होता है टेंटेटिव, ठीक है, टेंटेटिव सोल्यूशन देना। ठीक है, वेरिफिकेशन। थीसिस का मतलब होता है स्टेटमेंट अबाउट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, आप थीसिस जब लिखते हो तो क्या करते हो? जो भी आपकी प्रॉब्लम होता है उसका एक आप स्टेटमेंट लिखते हो ना पूरा। तो हाइपो का मतलब क्या है? टेंटेटिव। ठीक है, टेंटेटिव और सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन। थीसिस का मतलब होता है स्टेटमेंट अबाउट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। हाइपोथेसिस क्या है? एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। हाइपोथेसिस आप क्यों जनरेट करते हो? एक टेंटेटिव स्टेटमेंट देते हो किसी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है उसके लिए आप टेंटेटिव स्टेटमेंट देते हो वहां पे। ठीक है, तो ये टेंटेटिव वर्ड याद रखना, टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है अबाउट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो होता है वो ऑफर करता है सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज टू बी वेरीफाइड इंपेरिकली, जिसको हम इंपेरिकली वेरीफाई कर सकते हैं। बेस्ड होता है कुछ रैशनल पे। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो हाइपोथेसिस होता है उसे इंपेरिकली वेरीफाई किया जा सकता है, रैशनल पे बेस्ड होता है वो, है ना। और ऑर्डिनरी हाइपोथेसिस इज अ प्लॉजिबल स्टेटमेंट। ये जो ये छोटे छोटे से वर्ड्स है इसको ध्यान रखो। प्लॉजिबल स्टेटमेंट होता है जनरलाइजेशन दैट इज सस्पेक्टेबल टू एम्पिरिकल टेस्टिंग इन अ साइंटिफिक मैनर। जैसे हम साइंटिफिक मैनर में उसे क्या कर सकते हैं? उसे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? प्रिडिक्टिव होता है, प्रोविजनल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, प्रिडिक्टिव होता है, प्रोविजनल स्टेटमेंट होता है दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइड एंड इसे ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई किया जा सकता है, इंपीरिकली टेस्टेड होता है बाय साइंटिफिक मेथड। ये सारे आपके की पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या होता है? एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है किसी भी सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब किसी भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है उसका एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो इंपीरिकली वेरीफाइड होता है, रैशनल के बेस पे होता है। प्लॉजिबल स्टेटमेंट होता है जो प्रिडिक्ट करता है कुछ प्रिडिक्ट मतलब जो भी सोल्यूशन होता है उसका प्रिडिक्शन देता है। प्रोविजनल स्टेटमेंट होता है जो पहले दिया जाता है। ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइड होता है, इंपीरिकली टेस्टेड होता है, दैट इज द हाइपोथेसिस, दैट इज द हाइपोथेसिस। उसके अलावा इसको एक चीज और पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पे, मैंने शायद ये लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, लिख लो, पता नहीं लिखा होगा। इसे कंजेक्चुरल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपका पूछा गया था एक बार किसी एग्जाम में, कंजेक्चुरल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? कंजेक्ट कहने का मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? उन दोनों वेरिएबल्स के बीच का, उन दोनों वेरिएबल के बीच को कंजेक्ट करता है, उन दोनों वेरिएबल को बीच को क्या करता है? कंजेक्ट करता है, कंजॉइन करता है। उन दोनों वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशनशिप होता है हम क्या करते हैं? उसको स्टडी करते हैं, व्हेन टू और मोर वेरिएबल स्टडीज। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या करता है? एक कंजेक्चुरल स्टेटमेंट देता है जिसमें वो दोनों वेरिएबल एक साथ कंजेक्ट होते हैं, कंजॉइन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? आपका हाइपोथेसिस होता है जिससे हम लोग इंपीरिकली टेस्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइड करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका हाइपोथेसिस। यहाँ तक चीजें क्लियर है?
उम्मीद करती हूँ यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, हाइपोथेसिस इज एन, इसको इस स्लाइड को नहीं भी लिखोगे चलेगा आपका, लेकिन ये वाली स्लाइड पूरी लिखना आप लोग। ठीक है, हाइपोथेसिस इज एन assumption दैट इज मेड बेस्ड ऑन द सम एविडेंस, कि कुछ एविडेंसेस पे बेस्ड होता है। ऐसा तो नहीं आप कुछ भी हाइपोथेसिस बना दोगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये इनिशियल पॉइंट होता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, कोई भी रिसर्च आप करने जा रहे हो तो ये इनिशियल पॉइंट होता है, एक हाइपोथेसिस आप लोग क्रिएट कर ले रहे हो। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है किसी भी सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम का। ठीक है, हाइपोथेसिस ऑफर करता है सॉल्यूशंस। ठीक है, एक स्टेटमेंट देता है, ठीक है, जो वेरीफाइड होती है एम्पिरिकली, कुछ रैशनल पे बेस्ड होती है। ठीक है, वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्लियर है? अब ये कुछ डेफिनेशंस मैंने डाल दी हैं हाइपोथेसिस की, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, जो चीजें मैंने यहाँ पे आपको की पॉइंट में बताई हैं यहाँ पे, ठीक है, वो आपकी इंपॉर्टेंट है। वही की पॉइंट घुमा फिरा के इन डेफिनेशंस में भी बोला गया है आपका। ठीक है, मैं एक बार पढ़ के बता दे रही हूँ, बट ये आपका ये जो स्लाइड है ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, अ प्रपोजिशन, कंडीशन और प्रिंसिपल विच इज अज्यूम, एक प्रपोजिशन है, कंडीशन है, प्रिंसिपल है जिसे अज्यूम किया जाता है, परहैप्स विदाउट बिलीफ, किसी बिलीफ के बिना, इन ऑर्डर टू ड्रॉ इट्स लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज एंड बाय दिस मेथड टू टेस्ट इट्स अकॉर्डेंस विद द फैक्ट विच आर नोन और मे बी डिटरमाइंड। मतलब जो फैक्ट जो हमें पता है, जिनको हमें डिटरमाइन करना है, उसके लिए मतलब ये पूरा एक लॉजिकली कॉन्सिक्वेंसेस निकालता है इस मेथड, ये जो मेथड होता है जिसे हम लोग प्रपोजिशन, कंडीशन या फिर प्रिंसिपल बोल देते हैं, जिसे हम लोग पहले से एज्यूम करते हैं। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, लॉजिकली कुछ कॉन्सिक्वेंस निकालते हैं किसी भी फिनोमेना के बारे में या फिर किसी भी फैक्ट के बारे में जिसको हमको जानना है या फिर डिटरमाइन करना है। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव जनरलाइजेशन है, जनरलाइजेशन द वैलिडिटी ऑफ विच रिमेन टू बी टेस्टेड, जिसको हम लोग टेस्ट करते हैं, वो टेस्टेड नहीं है। ठीक है, जब हाइपोथेसिस आप बनाओगे उसके बाद उसको टेस्ट करोगे। ठीक है, वो टेस्टेड होते नहीं, उसको टेस्ट किया जाता है। ये एक एलिमेंट्री स्टेट होता है जहाँ पे हम गेस करते हैं। ठीक है, कुछ इमेजिनेटिव आइडियाज निकालते हैं। ठीक है, जिसके बाद हम अपनी फर्दर उसके बेसिस पे हम अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन को परस्यू कराते हैं। ठीक है, ये एक टेंटेटिव सपोजिशन है या फिर प्रोविजनल गेस है। ठीक है, ये क्या है, प्रोविजनल गेस है, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी फिनोमिना को, किसी भी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, अंडर सम ऑब्जर्वेशन। ठीक है, साइंस एम्प्लॉयज हाइपोथेसिस इन गाइडिंग द थिंकिंग प्रोसेस। ये जो साइंस है, एडी चर्मेक्चोलॉजी के अकॉर्डिंग ये बताता है कि जो हाइपोथेसिस होता है वो क्या होता है, एक गाइडिंग, वो हमें गाइड करता है हमारी थिंकिंग प्रोसेस को। ठीक है, हमें क्या करता है, गाइड करता है। हाइपोथेसिस स्टेट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है, हाइपोथेसिस बताता है क्या चीज़ हम देखना, मतलब क्या चीज़ हम चाह रहे हैं। ठीक है, क्या चीज़ हम फाइंड करना चाह रहे हैं। हाइपोथेसिस कहने का मतलब होता है लुक फॉरवर्ड, आगे की तरफ देखना। ठीक है, हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट टेम्परेली एक्सेप्टेड। हाँ, ध्यान रखना ये टेम्परेली एक्सेप्टेड होता है। ठीक है, टेम्परेली इसको एक्सेप्ट किया जाता है एज अ ट्रू इन द लाइट ऑफ व्हाट इज at the time known about a phenomena and it is employed as the basis for actions in the search for new truth। ठीक है, मतलब किसी भी तुथ को खोजने के लिए ये क्या होता है, टेम्परेली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट होता है जिसके थ्रू हम क्या आगे की अपनी स्टडी को फर्दर परस्यू कर पाते हैं। ठीक है, अब कई सारे हाइपोथेसिस के टाइप्स होते हैं आपके, वर्किंग हाइपोथेसिस होता है, साइंटिफिक हाइपोथेसिस होता है, अल्टरनेटिव होता है, रिसर्च होता है, नल हाइपोथेसिस होता है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होता है ना, कई सारे होते हैं। ठीक है, अब ये जो, अच्छा ठीक है, आगे आ जाओ पहले। वर्किंग हाइपोथेसिस कहने का मतलब क्या है, जो प्रीलिमिनरी मतलब पहली स्टेज पे, ठीक है, जब रिसर्चर को सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल होती है उसके पास, ठीक है, तब वो क्या करता है, एक वर्किंग हाइपोथेसिस बनाता है। ठीक है, जब उसके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है, उसके वो क्या करता है, उसके लिए मतलब पहले सबसे पहला स्टेप जो होता है उसका प्रिलिमिनरी एजम्पशन करता है यहाँ पे। ठीक है, किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी क्वेश्चंस के बारे में। साइंटिफिक हाइपोथेसिस का कहने का मतलब क्या है, कंटेन स्टेटमेंट बेस्ड ऑन डेराइव फ्रॉम सफिशिएंट थ्योरेटिकल एंड एम्पिरिकल डाटा, मतलब कुछ थ्योरेटिकल और जो एम्पिरिकल डाटा है उसके बेसिस पे हम साइंटिफिक हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है इज अ सेट ऑफ टू हाइपोथेसिस, जैसे रिसर्च एंड नल हाइपोथेसिस। जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, यहाँ पे दो ये हाइपोथेसिस होती हैं, एक होती है आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस, एक होती है आपकी नल हाइपोथेसिस। ठीक है, विच स्टेट द अपोजिट ऑफ द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, देखो
एक होती है आपकी नल हाइपोथेसिस, एक होती है आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस, ठीक है, सॉरी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जैसे हम लोग रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोल देते हैं। अभी आगे देखते हैं, ठीक है, पहले स्टेटमेंट पढ़ लो फिर आगे भी मैं शॉर्ट में समझा दूंगी। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है? यहाँ पे दो हाइपोथेसिस का सेट होता है, एक अल्टरनेटिव, एक नल हाइपोथेसिस होती है, एक रिसर्च हाइपोथेसिस होती है। बेसिकली ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है? अपोजिट होती है नल हाइपोथेसिस की। किसकी अपोजिट होती है? नल हाइपोथेसिस की। नल हाइपोथेसिस कहने का मतलब क्या है? इन अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ नल हाइपोथेसिस, एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस, ठीक है, अगर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? हम रिजेक्ट करते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, ठीक है। अगर स्टैटिस्टिकल टेस्ट में देखें, अगर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसका मतलब होता है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है आपकी, उसको हम क्या कर दे रहे हैं? रिजेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एंड रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दे रहे हैं, अपनी कॉपी में लिख लेना ऐसे, ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं। समझ आ रही बात? जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये चीज समझ में आ रही है ना? ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को किससे डिनोट करते हैं? एच ए से डिनोट करते हैं। ये क्या होती है? अपोजिट होती है नल हाइपोथेसिस को। जब हम लोग नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को वहां पे रिजेक्ट कर देते हैं। ये होता क्या, अभी आगे बता रही हूँ, ठीक है। और जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, उस केस में अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अपनी कॉपी में ये लिखना, ठीक है। अभी आगे मैं और अच्छे से क्लियर करके बताती हूँ आपको, पहले समझ लो, ठीक है, कि रिसर्च हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस होता क्या है आखिर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं ना। ये होता क्या है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस समझ में आई? अल्टरनेट हाइपोथेसिस में ये समझना कि ये नल हाइपोथेसिस का जस्ट अपोजिट होता है। अगर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक। अभी मैं एग्जाम्पल से आप लोग को समझाती हूँ ये होता क्या है, पहले आगे और समझो। ये रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है? रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ रिसर्चर प्रपोजिशन। ये क्या है? रिसर्चर प्रपोजिशन है अबाउट सम सोशल फैक्ट without references to its particular attribute. Researcher believe that it is true and wants that it should be disproved. यहाँ पे रिसर्च हाइपोथेसिस में क्या होता है? रिसर्चर ये कोई बिलीव करता है कि ये ट्रू है और उसे अब वो डिस्प्रूव करना चाह रहा है। लाइक बोला जाता है ना कि ड्रग अब्यूज जो होते हैं, ठीक है, वो ज्यादातर अपर क्लास जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो सॉरी अपर जो हॉस्टल्स में बच्चे रहते हैं या फिर जो रूम लेके बच्चे रहते हैं, वो मतलब ड्रग अब्यूज बच्चे होते हैं। तो वो क्या है, उस चीज को, ये है तो सच ना, रिसर्चर जानता है कि ये सच है लेकिन उसको डिस्प्रूव करना चाहता है, ठीक है, उसको ये क्या करना चाहता है? डिस्प्रूव करना चाहता है। रिसर्च हाइपोथेसिस मे बी डिराइव फ्रॉम द थ्योरीज और मे रिजल्ट इन डेवलपिंग ऑफ थ्योरीज, ठीक है। जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है वो कहाँ से डेराइव होती है? आपकी थ्योरी से डेराइव होती है, ठीक है, या फिर जो थ्योरी डेवलप हो रही है उससे डेराइव की जाती है। तो रिसर्च हाइपोथेसिस है क्या एक्चुअली में? रिसर्च हाइपोथेसिस ये आपकी बुक में लिखा हुआ था, मैंने वहां से लिया है। रिसर्च हाइपोथेसिस एक जो मतलब यहाँ पे रिसर्चर को पता है कि ये सच है, ठीक है, वो जानता है, ही बिलीव दैट इट इज ट्रू, और लेकिन चाहता है कि इसको डिस्प्रूव करना। ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि सभी लोग ऐसे ही होंगे जो भी बाहर रह रहे, हॉस्टल में रह रहे, तो क्या सब ड्रग अब्यूज होंगे? हम सबको एक जैसा तो नहीं बोल सकते है ना, किसी एक की वजह से हम सबको बोले, ऐसा नहीं होता वहां पे, ठीक है। तो इसी वजह से वो उसको डिस्प्रूव करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका रिसर्च हाइपोथेसिस, ठीक है, ये क्या होता है आपका? रिसर्च हाइपोथेसिस। अब ये जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है ये आपकी दो तरीके की होती है, ठीक है। ये जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है आपकी, एक मिनट, एक मिनट रुकना। हम्म। अब ये जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है ये दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी डायरेक्शनल, एक होती है आपकी नॉन डायरेक्शनल। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको वैसे समझाती हूँ। एक मिनट को कहाँ पे समझाऊं? हम्म। देखो,
क्या बोला मैंने, ये अभी यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, देखो जब हाइपोथेसिस की हम बात करते हैं तो कई सारी हाइपोथेसिस होती है, वर्किंग हाइपोथेसिस होती है, साइंटिफिक होती है, अल्टरनेटिव होती है, रिसर्च होती है, नल होती है, स्टैटिस्टिकल होती है। ठीक है, कई सारी होती है, लेकिन बेसिकली दो तरीके की हाइपोथेसिस होती हैं। ठीक है, बेसिकली दो तरीके की हाइपोथेसिस होती हैं। अब मैं शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वो समझो इसको पहले, फिर आगे चलेंगे। एक होती है रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस। एक होती है आपकी नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब ये जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है इसी को ही हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, और नल हाइपोथेसिस जो होती है, ठीक है, वो अलग होती है। ठीक है, रिसर्च हाइपोथेसिस हो या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो, रिसर्च हाइपोथेसिस हो या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो, इसको हम लोग HA से डिनोट करते हैं। ठीक है, और नल हाइपोथेसिस को हम लोग H0 से डिनोट करते हैं, H0 से डिनोट करते हैं। क्लियर है। अब ये जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है जिसे हम लोग रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है डायरेक्शनल, एक होता है नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, एक होता है नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। एक होता है डायरेक्शनल, एक होता है नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, जिनको ये चीजें नहीं समझ में आई हैं उनके लिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझा रही हूँ, फिर से समझना सही से। ठीक है, सारी चीजें सिर्फ यही है आपकी जो यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है, सेट ऑफ रिसर्च एंड नल हाइपोथेसिस। ये सेट होती है रिसर्च और नल हाइपोथेसिस का, ये जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस को ही हम लोग रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोल देते हैं। जहां पे रिसर्च हाइपोथेसिस में क्या था, रिसर्चर जानता है कि ये ट्रू है लेकिन उसको वो डिस्प्रूव करना चाहता है। क्यों, क्योंकि वो हर सभी के लिए नहीं हो सकती ना वो चीज ट्रू, इस वजह से। ठीक है, और नल है, अब इधर आ जाओ, ये चीज अपनी कॉपी में लिखा। अब नल हाइपोथेसिस की बात करते हैं। नल हाइपोथेसिस ये होता है, ठीक है, इधर आओ, यहाँ पे ये जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, ठीक है, इसे मैंने अभी क्या बताया आपको, अगर नल हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है, उस केस में ये जो रिसर्च हाइपोथेसिस है, ये जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रही है, ठीक है, रिसर्चर उसको रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। ये अपनी कॉपी में लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, अब एग्जाम्पल से इधर आओ। नल हाइपोथेसिस क्या है, रिवर्स ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस, रिवर्स है रिसर्च हाइपोथेसिस को। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, इट इज अ हाइपोथेसिस ऑफ नो रिलेशनशिप। यहाँ पे नो रिलेशनशिप की बात की जाती है। ठीक है, मतलब नल हाइपोथेसिस डज नॉट एग्जिस्ट इन द रियलिटी। जो नल हाइपोथेसिस होता है, आप कोई भी चीज है कि देयर इज अ नो रिलेशनशिप, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, रियलिटी में नहीं है। ठीक है, रियलिटी में ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन रिसर्च हाइपोथेसिस को, ये जो रिसर्च हाइपोथेसिस है इसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है, इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग नल हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हैं। समझ में आई बात। जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती बट आर यूज टू टेस्ट रिसर्च हाइपोथेसिस, जो रिसर्च हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग नल हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हैं, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाई इज रिसर्चर रिसर्च हाइपोथेसिस चेंज इन नल हाइपोथेसिस फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, कोई भी रिसर्च हाइपोथेसिस होती है उसको हम लोग क्यों चेंज करते हैं नल हाइपोथेसिस में, वेरिफिकेशन के लिए, उसके कुछ रीजंस है। इट इज इजियर टू प्रूव, क्या, ठीक है, बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो रिसर्च हाइपोथेसिस है उसको हम लोग क्यों चेंज करते हैं नल हाइपोथेसिस में। ठीक है, अब जब उसको वेरीफाई कराना होता है तो नल हाइपोथेसिस में हम क्यों चेंज कर देते हैं, तो उसका रीजन सिर्फ ये है कि ये इजी होता है, किसी चीज को सही प्रूव करने से तो इजी होता है उसको गलत प्रूव कर देना, तो बिल्कुल सही बात है ना, किसी चीज को सच प्रूव करने से अच्छा है झूठ को प्रूव कर दो। ठीक है, इट इज इजियर टू प्रूव समथिंग फॉल्स, ठीक है, देन टू प्रूव इट्स ट्रू। इस वजह से व्हेन वन ट्राइज टू प्रूव समथिंग, it indicate his firm belief and commitment to the idea, but when he wants to disprove, it indicates its objectivity। ठीक है, जब वो किसी चीज को सही प्रूव करना चाहता है,
तो वहां पे उसकी सब्जेक्टिविटी आती है, उसकी कमिटमेंट आती है, ठीक है। लेकिन जब किसी चीज को डिस्प्रूव करना चाहता है तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी आती है ना। इट इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे बेस्ड है। इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी फॉल्स, ठीक है। ये ट्रू हो भी सकता है, ये ट्रू नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इट इज अ कन्वेंशन इन अ सोशल रिसर्च टू यूज नल हाइपोथेसिस, ठीक है, ये कन्वेंशन है, ठीक है। अब इसको देखो, जब हम नल हाइपोथेसिस की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल भी लिख रही हूँ, आगे है यहाँ पे एग्जांपल, रुको कौन सा मैंने लिया देख लूँ एक मिनट। हाँ, जैसे ये एग्जांपल लिखा, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एंजाइटी लेवल ऑफ अ चिल्ड्रन, ठीक है, ऑफ हाई आईक्यू एंड दोज ऑफ लो आईक्यू, ठीक है। मतलब ये आपका क्या है, नल हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस में उसने बोला देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है एंजाइटी जो लेवल है चिल्ड्रन का, हाई आईक्यू वाले और लो आईक्यू वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके एंजाइटी लेवल में के बीच में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ये क्या है आपका, नल हाइपोथेसिस है। ये क्या है आपका, नल हाइपोथेसिस है। ये क्या है आपका, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस, ठीक है, नल हाइपोथेसिस है। लेकिन जो रिसर्च हाइपोथेसिस है, जो आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, वो बोलता है देयर इज डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, ये बोलता है देयर इज डिफरेंस बिटवीन द एंजाइटी लेवल ऑफ हाई आईक्यू लेवल चिल्ड्रन एंड लो आईक्यू लेवल चिल्ड्रन, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस में क्या होता है, नो रिलेशनशिप की बात करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, उसको वेरीफाई कराना, उसको टेस्ट कराना है, ठीक है। और जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है, वहां पे हम बोलते हैं देयर इज अ डिफरेंस, वहां पे डिफरेंस है, ठीक है, ये चीज होती है, ठीक है। और हम लोग नल हाइपोथेसिस क्या है, ये तो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इसको हम लोग वेरीफाई कराने के लिए इसको हम लोग इसको जनरेट करते हैं। क्यों जनरेट करते हैं, क्योंकि फॉल्स को प्रूव करना इजी होता है देन टू प्रूव ट्रू, ठीक है। जैसे यहाँ पे नल हाइपोथेसिस इज स्टेटमेंट देयर इज अ नो एक्चुअल रिलेशनशिप, यहाँ पे कोई भी एक्चुअल रिलेशनशिप नहीं होता है बिटवीन द वेरिएबल्स, ठीक है, जिसे हम लोग एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन विल आइदर रिटेन अ नल हाइपोथेसिस और रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस इन फेवर ऑफ द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। मतलब क्या है, यहाँ पे जो कंक्लूजन आता है, वहां पे ये होता है कि या तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। अगर हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया तो हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। अगर नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर दिया तो जो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, देयर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन द एंजाइटी लेवल ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ अ हाई आईक्यू एंड दोज ऑफ अ लो आईक्यू। तो उस केस में जब हमने बोल दिया यहाँ पे रिलेशनशिप है ही नहीं है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि देयर इज अ रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन जब हम बोल देते हैं इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं कि देयर इज अ जो नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है उसे हम रिजेक्ट कर रहे हैं, उस केस में हम क्या करेंगे, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, बोलेंगे देयर इज अ डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस है। जो आईक्यू लेवल है आपका, हाई आईक्यू लेवल जो है और लो आईक्यू लेवल जो बच्चों का है, उनके बीच में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये होता है आपका नल हाइपोथेसिस, ठीक है। नॉट रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस डज नॉट रियली मीन दैट नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, देयर माइट नॉट बी इनफ एविडेंस अगेंस्ट, सिंपल सी सिर्फ जो ये मैंने बताया आपको ये याद रखो, ठीक है, इस चीज को याद रखो यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, अब ये जो अल्टरनेटिव हाइपो, जब भी हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस बनाते हैं, वहाँ पे दो तरीके के हाइपोथेसिस, जब भी आप लोग रिसर्च करोगे, ठीक है, वहाँ पे दो तरीके के हाइपोथेसिस आप लोग जनरेट करोगे, एक होती है नल हाइपोथेसिस, एक होती है आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस या फिर रिसर्च हाइपोथेसिस, ठीक है। स्टैटिकल हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग टू विंटर इज अ स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट स्टैटिकल जो पॉपुलेशन है दैट वन सीक्स टू सपोर्ट और रिफ्यूज, जहाँ पे हमको एक सपोर्ट दिखाना है या फिर उसको रिफ्यूज करना दिखाना है, ठीक है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने दो ग्रुप ले लिया, ठीक है, हमने क्या देखा, मतलब डिसीजन बनाना है दो क्वांटिटीज के बीच में, इनकम डिफरेंसेस निकालनी है बिटवीन द दो ग्रुप, इनकम डिफरेंसेस बतानी है दो ग्रुप्स के बीच में। ग्रुप ए जो है वो रिचर है ग्रुप बी से,
ठीक है, ग्रुप ए जो है वो रिचर है ग्रुप बी से, जो नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप ए इज नॉट रिचर देन ग्रुप बी, ये क्या है, नल हाइपोथेसिस है। ठीक है, ये क्या है, नल हाइपोथेसिस है। देखो सिंपल सी यहाँ पे एग्जांपल में क्या है, हमें डिसीजन बनाना है। ठीक है, कि जो इनकम डिफरेंस है दो ग्रुप्स के बीच में, उनके बीच में डिसीजन को बनाना है। ठीक है, जिसमें हमें पता है जो ग्रुप ए है वो रिच है ग्रुप बी से, लेकिन हम लोग जो नल हाइपोथेसिस बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, जो ग्रुप ए है वो रिच नहीं है, ठीक है, ग्रुप बी से। हेयर वेरिएबल आर रिड्यूस टू मेजरेबल क्वांटिटी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को रिड्यूस कर रहे हैं जिससे हम उसको मेजर कर पाए। For the purpose of testing statistical significance, hypotheses are concisely classified into two types। ठीक है, जब स्टैटिस्टिक्स में बात करते हैं तो वहाँ पे हाइपोथेसिस को दो टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है नल हाइपोथेसिस, जहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं देयर इज अ नो रिलेशनशिप, लेकिन एक होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट दैट सजेस्ट अ पोटेंशियल आउटकम दैट द रिसर्चर मे एक्सेप्ट। ठीक है, जिसे H1 या फिर HE से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, मतलब अगर वो रिजेक्ट हो जाता है नल हाइपोथेसिस तब वो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर रिजेक्ट नहीं होता तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये किस पे बेस्ड होता है, ये नल हाइपोथेसिस पे बेस्ड होता है। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है, एक होती है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। एक होती है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, एक नॉन डायरेक्शनल होती है। ठीक है, इसका मैं फिगर भी आपको ऐसे बता दे रही हूँ। देखो डायरेक्शनल कहने का मतलब होता है, एक मिनट वैसे ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी बता दे, मतलब जब हम लोग एनपीसी पढ़ेंगे ना वहां पे ये देखेंगे। ये क्या है आपका, डायरेक्शनल है, ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है, ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल है। ये टू टेल, इसे टू टेल टेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, ये सब चीजें आगे पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, टू टेल टेस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, दोनों तरफ है। ठीक है, दोनों तरफ है। यह क्या होता है आपका, ये मिड पॉइंट होता है इसका, ये दोनों तरफ है, ये एक साइड पे है। ठीक है, ये एक साइड पे है, तो ये क्या है, वन टेल्ड है, वन टेल्ड है। ठीक है, ये कैसा है, टू टेल्ड है, दोनों तरफ टेल्ड है। ठीक है, वन टेल कहने का मतलब क्या है, एक तरफ ये डायरेक्शन बता रहा, ये जो डायरेक्शन कैसी है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। उसी जगह एक डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन होगी, ये कैसी डायरेक्शन होगी आपकी, नेगेटिव डायरेक्शन होगी। ये कैसी डायरेक्शन होगी, नेगेटिव डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को हम लोग वन टेल टेस्ट भी बोलते हैं। ये सब होता क्या है आगे और देखेंगे, वन टेल टेस्ट भी बोलते हैं, और नॉन डायरेक्शनल को हम लोग टू टेल टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे हमें डायरेक्शन मिलती है, यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें डायरेक्शन नहीं मिलती है। ठीक है, यहाँ पे हमें डायरेक्शन नहीं मिलती है, यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड खाली पता चलता है, यहाँ पे हमें खाली मैग्नीट्यूड पता चलता है। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पे डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इज अ टाइप ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, टाइप ही है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का। स्पेसिफाइज द डायरेक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड फाइंडिंग, यहाँ पे ये बताता है किस डायरेक्शन में हमारी फाइंडिंग्स जा रही हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज बताता है, मतलब यहाँ पे ये मोर देन, ठीक है, लेसर, इन सब सारे वर्ड्स का यहाँ पे यूज होता है। जैसे चिल्ड्रन विद हाई आईक्यू विल बी एग्जिबिट मोर एंजाइटी, उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी होगी लोअर आईक्यू वाले के साथ। नॉन डायरेक्शनल में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताएगा, देयर इज अ डिफरेंस इन द एंजाइटी लेवल ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ हाई आईक्यू। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस, क्यों देयर इज अ बोला, क्योंकि ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। ठीक है, ये क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, इसलिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एंजाइटी। यहाँ पे कोई ये डायरेक्शन नहीं बता रहा है, ये मोर देन, लेसर, लोअर, ये सब क्या बताता है, ये आपको डायरेक्शन बताता है। ठीक है, ये एक डायरेक्शन की तरफ आपकी फाइंडिंग्स को लेके जाता है कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जहाँ पे मोर देन या फिर लेसर देखिए वो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है, जहां पे सिर्फ इतना बोला जाए कि कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो हमारी फाइंडिंग्स है वो तो हो, मतलब हम फाइंडिंग तो करेंगे लेकिन किसी डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं जाएगी, सिर्फ हम इतना बता देंगे कि हाँ इनके बीच में डिफरेंस है, इनके इनका जो आईक्यू है उनके बीच में यहाँ पे डिफरेंसेस है, खाली हम इतना ही चीज यहाँ पे बता देंगे। तो ये होता है हमारा नॉन डायरेक्शनल। इसको चाहो तो अपनी ये फिगर जो मैंने बनाए हैं यहाँ पे, इससे भी अपनी कॉपी में इसको ऐड ऑन कर लेना। इस फिगर्स को हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे, अभी स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट पढ़ेंगे ना वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, किसी को भी अगर दिक्कत हो रही हो, ये सब जितने भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं सब कुछ इंपॉर्टेंट है।
है ना। तो अगर किसी को भी डाउट लग रहा हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं फिर से इसे रिवाइज करा दूंगी एक बार, क्योंकि इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रट नहीं सकते हो, ठीक है। कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा तो आगे आपको रिसर्च में काम देगा, ठीक है। अब क्या क्या सोर्सेज होते हैं, जब भी हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, ठीक है। सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस, अगर हम सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिविटी ऑफ द रिसर्चर, ठीक है। जो रिसर्चर की का एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो यहाँ पे आता है। उसका जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, वो यहाँ पे आता है। वो सब यहाँ पे उसका एडुकेट इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। वर्सिटैलिटी एंड इंटेलेक्ट, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा जो रिसर्चर हो वो वर्सिटाइल होना चाहिए, ठीक है। इंटेलेक्ट का यूज़ करने वाला हो, साइंटिफिक थ्योरीज का यहाँ पे जो रिव्यू लिटरेचर आप पढ़ते हो ना, ठीक है, जो जब भी आप कोई भी रिसर्च करने जाते हो सबसे पहले क्या करते हो, रिव्यू लिटरेचर को पढ़ते हो। तो वहाँ पर जो साइंटिफिक थ्योरीज होती हैं, ठीक है, उनका भी बहुत रोल होता है। ऑथेंटिक नॉलेज मिल पाती है हमें उसके थ्रू, ठीक है। हाइपोथेसिस जो होता है, सिंस द हाइपोथेसिस जो होता है वो ऑफर करता है सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एक डायरेक्शन में अपनी नॉलेज को डेवलप कर पाते हैं। और दूसरी बात आता है कि जो भी हम प्रॉब्लम ले रहे हैं उसके बारे में हमें बैकग्राउंड उसका पूरा पता होना चाहिए, ठीक है, उसका पूरा बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गुड हाइपोथेसिस की, टेस्टेबल होनी चाहिए जिसको हम लोग टेस्ट कर पाए, लॉजिकल होनी चाहिए, क्लियरली, ये पूछा जाता है आपका, क्लियरली स्टेटेड होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, कोई भी इसको समझ सके, सिंपल हो उसकी लैंग्वेज, अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में सॉरी प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया हो, डायरेक्टली रिलेटेड हो रिसर्च प्रॉब्लम से, जो भी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम हो उससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप को बता पा रही हूँ कि दो वेरिएबल्स जो हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, स्टेटेड इन डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट मैनर, ठीक है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट मैनर में स्टेटेड होनी चाहिए। उसको जो भी हाइपोथेसिस हो शुड बी प्रूव और डिसप्रूव, मतलब उसको हम प्रूव भी कर पाए और डिसप्रूव भी कर पाए, ठीक है। तो ऐसी होनी चाहिए रिसर्च हाइपोथेसिस हमारी, ठीक है, जो हाइपोथेसिस होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। यहाँ पे आपका जो हाइपोथेसिस का पार्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये जो है यूनिवर्स, पॉपुलेशन एंड सैंपल का ये जो पूरा कंसेप्ट, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स को कैसे समझ रहे हो, ये पूरी दुनिया क्या है, यूनिवर्स है, तो क्या आप सब पे स्टडी करोगे, नहीं ना, सब पे स्टडी नहीं करोगे। यूनिवर्स क्या है, पूरा जो दुनिया है सब क्या यूनिवर्स है हमारा, ठीक है। अब उस यूनिवर्स से एक पार्ट को जो हम लोग ले रहे हैं वो क्या है, हमारा पॉपुलेशन, मतलब हमारा जो यूपी है वो क्या है, हमारा पॉपुलेशन, ठीक है। यूपी क्या है, हमारा पॉपुलेशन। अब यूपी से हम लखनऊ के बच्चों को निकाल लें तो वो क्या है, हमारा सैंपल, वो क्या है, हमारा सैंपल। बात समझ रहे हो, ये चीज समझ में आ रही है। यूनिवर्स क्या है, इंडिया, ये क्या है, यूनिवर्स, ठीक है। उसके अलावा अब इंडिया से हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन निकालेंगे। इंडिया के हर इंसान पे तो हम ये टेस्ट नहीं कर लेंगे, है ना, हमें तो चाहिए पॉपुलेशन, ठीक है। पूरे यूनिवर्स पे नहीं कर सकते हैं, मान लेते हैं यूनिवर्स क्या है हमारा, इंडिया, पॉपुलेशन क्या है हमारा, यूपी, हमने यूपी को यहाँ से निकाल लिया, ठीक। अब पूरे सॉरी हाँ सही है, पॉपुलेशन क्या है, यूपी, हमने यूपी को निकाल लिया। अब पूरे यूपी पे हम नहीं कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, उसमें से भी सैंपल निकालना है, इसमें से भी हमको क्या करना है, सैंपल निकालना। सैंपल हमने क्या निकाला, लखनऊ, सैंपल हमने क्या निकाला, लखनऊ। तो ये होता है हमारा पूरा ये यूनिवर्स, पॉपुलेशन एंड सैंपल का कंसेप्ट, ठीक है। आगे आ जाओ, यहाँ पे हमने लिखा भी है, ठीक है। पॉपुलेशन क्या है, इज एनी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट हैव अ मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। अगर ठीक है पॉपुलेशन में जाते हैं हम लोग, ठीक है, पॉपुलेशन क्या है, यूपी है, ठीक है। तो यूपी में क्या है, यहाँ पे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोग ही होंगे ना, जो यूपी वाले, मतलब उनकी बोली हो गई, उनका पहनावा हो गया, उनका रहन सहन हो गया, ये सब कुछ चीजें मैच कर रही होंगी, ठीक है। तो इसलिए इसको यूपी बोला गया, मतलब इनका एक सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसलिए इनको पॉपुलेशन में डाला गया, ठीक है। इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ, ठीक है, तो समझना वैसे ही। पॉपुलेशन इज एनी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट हैव वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर कॉमन होती हैं, ठीक है। पॉपुलेशन जैसे पीएचडी स्कॉलर्स ले लिया आपने, यूपी की पीएचडी स्कॉलर ले लिया, यूनिवर्सिटी यूपी के टीचर्स ले लिए, जो यूपी के यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं उनको ले लिया आपने, तो ये क्या है, आपके पॉपुलेशन हैं, ठीक है। अब ये जो पॉपुलेशन है
इन्हीं से आप क्या करते हो, सैंपल को ड्रॉ करते हो, इन्हीं से आप क्या करते हो, सैंपल को ड्रॉ करते हो। तो ये होता है सैम्पलिंग, ठीक है। और ये जो पॉपुलेशन है, ये जो पॉपुलेशन है और यहाँ से जो आप सैंपल आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है ठीक है, ये यूपी के पीएचडी स्कॉलर्स हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर रहे हो, कुछ स्कॉलर्स को निकाल रहे हो जो आपके इंटरेस्ट पे हैं, जो आपके इंटरेस्ट पे हैं, जो आपके लिए आपको अपने डेटा के लिए चाहिए। तो ये क्या है, सैंपल है। और ये जो पूरी टेक्निक होती है, इसी को ही हम बोलते हैं सैम्पलिंग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग बोलते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग टेक्निक बोलते हैं इसे। ये भी दो तरीके की होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी, एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। पहले तो ये कंसेप्ट समझो कि पॉपुलेशन क्या है, यूपी के जो स्कॉलर्स हैं पीएचडी, ठीक है, वो क्या है, आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है। अब उनमें से जो आपका इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट जो भी होगा, ठीक है, उसके हिसाब से आप कुछ लोगों को यहाँ से उठा लोगे, कुछ लोगों को आप सैंपल के लिए उठा लिए, ठीक है जो आपके डेटा में काम आएंगे। तो वो क्या हो गए, आपके सैंपल हो गए। और ये जो प्रोसेस होता है, ये उठाने वाला जो प्रोसेस होता है, इसे हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक बोलते हैं। क्लियर है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इन रिसर्च टर्म सैंपल इज अ ग्रुप ऑफ पीपल है, ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर आइटम है, जिसे हम लोग कहाँ से लेते हैं, लार्जर पॉपुलेशन से लेते हैं, जिसे हम लोग कहाँ से लेते हैं, लार्जर पॉपुलेशन से लेते हैं। द सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स मानी जाती है, जो भी हमारा सैंपल हो वो कैसा होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पॉपुलेशन का। मतलब ये जो हमने सैंपल लिया है, ये यूपी के पीएचडी स्कॉलर को रिप्रेजेंट करे। ऐसा ना हो कि हमने उठा तो लिया लेकिन ये उनको प्रेजेंट ही नहीं कर रहा, तो फायदा क्या निकलेगा, है ना। तो हमारा तो फिर जो रिसर्च होगा वो तो गड़बड़ा जाएगा ना, ठीक। इसी वजह से जो भी सैंपल हो वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पॉपुलेशन का, जिसकी टू इंश्योर दैट वी कैन जनरलाइज द फाइंडिंग फ्रॉम द रिसर्च सैंपल टू द पॉपुलेशन एज अ होल, ठीक है। सैंपल इज स्मॉलर, सैंपल स्मॉलर होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, मैनेज इतना होना चाहिए जिससे आप मैनेज कर पाओ, ठीक है। ये एक तरीके का सबसेट होता है आपका, जो भी लार्जर पॉपुलेशन है, ठीक है। सैंपल्स आर यूज इन स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग, सैंपल्स को यूज किया जाता है स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग में। और पॉपुलेशन, अच्छा हाँ एक चीज और लिख लो ये जो पॉपुलेशन होता है इसे पैरामीटर बोलते हैं, है ना। जो सैंपल होता है इसे स्टैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। अपनी कॉपी में लिख लेना, ये पूछा गया टर्म में। स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग व्हेन पॉपुलेशन साइज आर टू लार्ज, जब पॉपुलेशन का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फॉर द टेस्ट टू इंक्लूड ऑल पॉसिबल मेंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। A sample should represent the whole population, no reflect bias towards a specific attributes, ठीक है। मतलब वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए वहां पे, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपकी सैंपल की। सबसे पहला होता है कि ये गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, है ना। कैसी होनी चाहिए, अच्छा एक चीज और लिख लो, ये यूनिवर्स छोड़ो, इसका मतलब नहीं है, या तो लिख लो, एक चीज और यहाँ पे लिख लो। ये जो यूनिवर्स होता है ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, कैन बी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या मैं बोल रही थी यहाँ पे, आपका सैम्पलिंग फ्रेम वगैरह भी होगा। कैरेक्टरिस्टिक से पहले ये चीज समझ लो, ये सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं आपकी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सैम्पलिंग हेल्प्स अ लॉट इन रिसर्च इफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ योर रिसर्च सर्वे रिजल्ट इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग। मतलब सैम्पलिंग टेक्निक क्या करती है कि आपका रिसर्च की जो स्पीड है, मतलब कैसे आप रिसर्च कर रहे हो, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है जो हमारे जो सर्वे का रिजल्ट होता है उसको वेरीफाई कराने में, क्या डेटा मैंने गलत ले लिया, क्या चीज़ें सही है क्या गलत है, इन सबको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। कैसे, कौन सी टेक्निक से हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी नीड और सिचुएशन बेस्ड है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये होता है सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है। पॉपुलेशन क्या है, ये चीज मैंने यहाँ पे की पॉइंट में लिखी है। पॉपुलेशन इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विच हैव सम और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पॉपुलेशन इज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। और सैंपल क्या होती है, सबसेट होती है पॉपुलेशन का। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सैम्पलिंग सैंपल इज नोन एज अ सैम्पलिंग, ठीक है। और जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं ये सैम्पलिंग में,
ठीक है, ये जो सैंपल में नंबर ऑफ एलिमेंट है इनको हम लोग बोलते हैं सैंपल साइज। ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं कि सैंपल साइज है क्या, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं पॉपुलेशन में उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, इसी में एक टर्म आता है आपका सैम्पलिंग फ्रेम करके आता है। ठीक है, कि सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है। ठीक है, सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, लिस्ट ऑफ केसेस इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब जितने भी, सैम्पलिंग फ्रेम को कैसे लिख सकते हो, अ लिस्ट ऑफ केसेस इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, और द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन, और द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ देम, ये क्या होता है हमारा सैम्पलिंग फ्रेम होता है। तो ये चीज अपनी कॉपी में लिख लेना कि ये क्या होता है हमारा सैम्पलिंग फ्रेम होता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं कि इनकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सैम्पलिंग की। ठीक है, एक होती है कि जब बात करते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए हमारे यूनिवर्स का, जो भी यूनिवर्स है उसका पूरा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि रिप्रेजेंटेटिव ना हुई है। ठीक है, एक मिनट रुकना। और गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, रैंडम सिलेक्शन होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैंपल। कभी भी आप सैंपल का कलेक्शन करने जाओगे, ठीक है, तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए हमारा जो भी सैंपल है, ठीक है, हमारा जो पॉपुलेशन है, ठीक है, प्रैक्टिकल होना चाहिए, ठीक है, थ्योरेटिकली नहीं होना चाहिए, ठीक है, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए सैंपल और पॉपुलेशन का। ठीक है, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड सैंपल। ठीक है, ये सैम्पलिंग टेक्निक्स हो गई आपकी। ठीक है, अब ये जो सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं दो तरीके की होती हैं, इसको आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं एक वीडियो शाम में और अपलोड करूंगी आपका। ठीक है, जैसे थोड़ा सा ठीक होता है मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आपका ये सैम्पलिंग जितनी भी टेक्निक्स हैं इन सबको पहले डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सैम्पलिंग टेक्निक को डिस्कस करने के बाद आपका रह जाएगा ये टूल्स। ठीक है, तो जो आपका एक और वीडियो मैं अपलोड करूंगी नाइट तक। ठीक है, तो उसमें हम लोग जो टूल्स ऑफ रिसर्च हैं आपके, जैसे वैलिडिटी हो गया, रिलायबिलिटी हो गया, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ टूल क्या होता है, ठीक है, इसको भी हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपका ये जो बी सेक्शन है, आगे की स्लाइड मैंने अभी ऐड नहीं की है, वो बाद में मैं ऐड कर दूंगी अभी। जहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख ली, यहाँ पे सारी चीज़ें, हाइपोथेसिस भी देख लिया है, कैसे ये यूनिवर्स का सैंपल हो गया, करेक्टरिस्टिक्स हो गया। अभी हमें टेक्निक्स पढ़ना है कि प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होती है। उसके अलावा अच्छा है एक चीज़ और, ये जो है स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल, ठीक है, इसका मैं एक सेपरेट क्लास लूंगी। आप लोग का सिलेबस कंप्लीट करा दूँ, इसके बाद एक सेपरेट क्लास लूंगी जिसमें मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी आपको रिसर्च प्रपोजल को लिखना कैसे चाहिए। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे स्टेप को ऐड नहीं किया क्योंकि मैं डिटेल में उसको बताना चाह रही हूँ आपको, इस वजह से। ठीक है, तो इस पॉइंट को बिल्कुल सेपरेट अलग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बचता है हमारा प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, टूल्स ऑफ रिसर्च, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ टूल्स। ठीक है, इसको मैं आज शाम की वीडियो में डिस्कस करके आपका यूनिट 6 का बी सेक्शन का ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो गई हैं। ठीक है, बचेगा क्या आपका, टाइप्स ऑफ टूल बचेंगे और टेक्निक्स क्या है रिसर्च। ठीक है, ये दो बचेंगी, वो लोग नेक्स्ट सेक्शन में कर लेंगे कल। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अगर कोई क्वेरी हो, आपको लग रहा हो कि रिसर्च में होता है कि जिसने पहली बार पढ़ा है तो वहाँ पे दिक्कतें हो सकती हैं उसको, ठीक है, तो वो लोग कमेंट करके मुझे बता देंगे। ठीक है, कि हाँ यहाँ पे दिक्कत हो रही है या चीज़ें ये समझ में नहीं आई। ठीक है, तो जिससे मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी वहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगी। ठीक है, तो आज का सेशन फिर यहीं पे एंड करते हैं। उसके अलावा जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो वहाँ पे वो जुड़ जाओ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे इधर 2-4 दिन से नहीं दे पा रही हूँ PYQs वगैरह। तो जो भी डेली बेसिस पे आपकी पेपर 1 की जो क्विज होती हैं और पेपर 2 की, वो सब आपको वहीं पे मिलेंगी। ठीक है, उसके अलावा मैं काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी वहाँ पे शेयर कर रही हूँ, और कम्युनिटी टैब पे भी मैंने कल शेयर किया था क्रेडिट वाला। ठीक है, तो वो आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना।
इम्पॉर्टेंट है, पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं सभी चीज़ें कम्युनिटी टैब पे शेयर करना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, तो जो लोग भी वहाँ पे नहीं जुड़े हो वहाँ पे जुड़ जाओ, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और वीडियोज़ को लाइक करके जाना, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।